कि बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, कहाँ यूज करेंगे, लेकिन आप बायोटेक्नोलॉजी एज यू वुड हैव लर्न फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर्स एसेंशियली डील विद द इंडस्ट्रियल स्केल। आपने, अगर आपको याद होगा तो बायोटेक्नोलॉजी में सबसे लास्ट में आपने किसी न किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या एंजाइम का इस्तेमाल करने के आपने लास्ट में एक प्रोडक्ट ही बनाया था डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो बायोटेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन है कहीं ना कहीं किस पर है, किसी न किसी प्रोडक्ट को बनाने में। अब प्रोडक्ट कहाँ बनाओगे आप, इंडस्ट्री में बनाओगे। कहाँ बनाओगे आप, इंडस्ट्रियल स्केल पर, यानी कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन करोगे आप। इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ अ बायो फार्मास्यूटिकल्स, बायोफार्मास्यूटिकल्स, इसके अलावा कुछ बायोलॉजिकल्स यूजिंग द जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स। माइक्रोब्स जो आप इस्तेमाल कर रहे, कैसे कर रहे थे आप, उससे जेनेटिकली मॉडिफाइड, जिसे आपने क्या किया था, मॉडिफाई किया था। जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स का इस्तेमाल भी करेंगे आप, फंजाई का भी इस्तेमाल करेंगे, प्लांट का, और किसका करेंगे आप, एनिमल। ये सर कैसे हैं, ऐसे ऐसे माइक्रोब्स हैं, फंजाई, प्लांट, एनिमल है, जिसका हमने क्या किया है, जीन को चेंज किया है। और जीन चेंज करेंगे तो कहलाएगा क्या, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कहलाएगा, जिससे मैंने लास्ट चैप्टर में कहा था जीएमओ लिख लेना आप। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होता है जिसका इस्तेमाल करेंगे हम कमर्शियली इंडस्ट्रियल लेवल पर, कोई ना कोई लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा नेक्स्ट अभी इसी में आएगा, इसी में आने वाला है। नेक्स्ट, बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, कहाँ कहाँ, किस एरिया में। एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, यानी बायोटेक्नोलॉजी का आपने कहाँ कहाँ एप्लीकेशन किया है, कहाँ कहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है, थेरेप्यूटिक्स, ड्रग्स बनाने में आप बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे। उसके बाद भी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही आप बहुत सारे डिजीज का आप डायग्नोसिस करोगे। दो यूज हो गया। नेक्स्ट यूज आपके पास ये है कि आप बायोटेक्नोलॉजी की मदद से आप क्या बनाओगे, क्रॉप जनरेट करोगे ना। तो यहां पर एग्रीकल्चर में भी इस्तेमाल होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। क्रॉप्स मतलब आप जो धान, गेहूं, ये सब जो बोते हो आप, सीड आगे एग्रीकल्चर में आप यूज करते हो, उनको हम क्या, किससे बनाएंगे, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाएंगे। ये मेरा तीसरा यूज हो गया। चौथा यूज है आपके पास प्रोसेस्ड फूड, बहुत सारे आजकल प्रोसेस्ड फूड आ रहे हैं, वो हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाएंगे। इसके अलावा बायो रेमेडिएशंस, यानी कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से हम किसी का ट्रीटमेंट करेंगे। अगला, बेस का ट्रीटमेंट, एसटीपी आपने पढ़ा ही था। एसटीपी के अंदर अगर आप देखें तब भी आपने बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया था, लेकिन वहां पर नॉर्मल बैक्टीरिया था। अब मेरे पास हो सकता है कि मैं ऐसे बैक्टीरिया तैयार करूं जो कम समय में ज्यादा से ज्यादा वेस्ट क्या कर सके, ट्रीटमेंट कर सके। हो गया मेरे पास क्या, बेस का ट्रीटमेंट हो गया। इसके अलावा एनर्जी प्रोडक्शन, क्या करेंगे हम, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्या करेंगे, एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे। ये कुछ रिसेंट एरिया है जहां पर बायोटेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल कर सकते हो। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कहां कहां पर आप बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप कर सकते हो। थेरेप्यूटिक्स का मतलब होता है थेरेपी की मदद से किसी चीज का ट्रीटमेंट करना, ठीक है ना। तो हम कुछ ऐसी मेडिसिन या कुछ इस टाइप की टेक्नोलॉजी बनाएंगे जिसमें हम किसी का ट्रीटमेंट करेंगे बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। तो ये हो गए एप्लीकेशंस जहां पर कुछ नाम दिए गए थे, यानी इस एरिया के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ आपके पास आगे चल करके दिया जाएगा, क्या आगे चल करके आपको डिटेल में दिया जाएगा कि इस एरिया में आपने इस टाइप का बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। फिलहाल आप ये अंडरलाइन के लोग कहां कहां पर बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन हो सकता है। सबसे पहला बोलो, बोलिए बोलिए। थेरेप्यूटिक्स हो गया, डायग्नोसिस हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप फॉर द एग्रीकल्चर, प्रोसेस फूड बनाएंगे, बायो रिमेडिएशन करेंगे, बेस का ट्रीटमेंट करेंगे, और एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे। ये कुछ एरिया दिए गए हैं जहां पर बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, और कुछ आगे डिटेल में भी दिए गए हैं जहां पर हमें डिटेल में पढ़ने, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। लिखा है दीज क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी आर 3। मेरे पास कितने अभी बहुत सारे एरिया हैं रिसर्च के बायोटेक्नोलॉजी के, लेकिन उसमें से 3 कौन से हैं, कहे 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी आर, जहां पर अभी भी आप रिसर्च कर सकते हो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। ये 3 एरिया आपके पास है। उनमें से पहला एरिया कौन सा है, ऐसा एरिया जिसमें आप क्या बनाएंगे, बेस्ट कैटलिस्ट बनाएंगे, प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट।
क्या बनाएंगे आप? कैटलिस्ट बनाएंगे, जिससे कि किसी प्रोसेस को आप फास्ट कर सकते हो या किसी प्रोडक्ट को आप आसानी से बना सकते हो। तो प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, किस फॉर्म में बनाएंगे आप उस कैटलिस्ट को? ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में बनाएंगे। यूजली अ माइक्रोब्स आर द प्योर एंजाइम। तो यहां पे जो आपके पास बेस्ट कैटलिस्ट होगा वो किस फॉर्म में होगा? माइक्रोब्स के फॉर्म में होगा या किस फॉर्म में होगा? प्योर एंजाइम के फॉर्म में होगा। ठीक है ना? तो पहली एरिया आपकी बायोटेक्नोलॉजी की है कि आप बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे कोई माइक्रोब्स बनाइए, ऐसे कोई एंजाइम्स बनाइए जो एक कैटलिस्ट तरह काम करेगा और किसी भी प्रोसेस के अंदर वो कैटलिस्ट जो होगा प्रोसेस को इनहेंस करेगा, प्रोसेस के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। पहला हो गया आपके पास। दूसरा एरिया क्या है? क्रिएटिंग द ऑप्टिमम कंडीशन। ये जो आपने बेस्ट कैटलिस्ट बनाया ना, इस कैटलिस्ट को काम करने के लिए एक ऑप्टिमम कंडीशन भी चाहिए। तो उस ऑप्टिमम कंडीशन को आप किससे बनाएंगे? बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाएंगे। क्रिएटिंग द ऑप्टिमम कंडीशन थ्रू द इंजीनियरिंग फॉर द कैटलिस्ट टू एक्ट, यानी कैटलिस्ट सही से काम करे उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? ऑप्टिमम कंडीशन भी बनाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। ये आपके पास बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एरिया है जहां पर आप रिसर्च कर करके नए नए कैटलिस्ट तैयार कर सकते हो और वो उस कैटलिस्ट सही से काम करे उसके लिए आप ऑप्टिमम कंडीशन भी तैयार कर सकते हो। इसके अलावा तीसरा स्टेप जो आपके पास है वो है आपके पास डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। अगर आपको याद होगा तो मैंने सबसे लास्ट में आपको यही टॉपिक पढ़ाया था, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, जिसके अंदर प्रोडक्ट में आप प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन करते थे। जो प्रोडक्ट आप ऑप्टिंग करते थे उसका सेपरेशन करने के बाद प्यूरिफिकेशन करते थे और उस प्यूरिफिकेशन करने के बाद मार्केटिंग में जाने से पहले, मार्केटिंग करने से पहले उसका आप टेस्टिंग करते थे। अगर वो ड्रग होती थी तो आप क्लिनिकल ट्रायल करते थे। अरे कुछ याद आया? इसके अलावा आपके पास क्वालिटी टेस्ट मैनेजमेंट भी था, आप क्वालिटी टेस्ट करते थे। तो मेरे पास तीसरा ऑप्शन है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी टू प्यूरिफाई द प्रोटीन या ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो भी आपके पास है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग की मदद से क्या करोगे आप? प्रोटीन या ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्यूरिफाई करोगे। तो ये तीन एरिया है जहां पर आप अभी भी रिसर्च करके नए नए चीजें बना सकते हो। पहला हो गया आपके पास बेस्ट कैटलिस्ट आप तैयार कर सकते हो। दूसरा, इस कैटलिस्ट को काम करने के लिए आप ऑप्टिमम कंडीशन को तैयार कर सकते हो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। और तीसरा आपके पास है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, जिसमें आप आसानी से सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन की टेक्नोलॉजी को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो ताकि आपका प्रोडक्ट आसानी से आपको ऑब्टेन हो सके। क्लियर इतना? लेट अस नाउ लर्न हाउ द ह्यूमन बीइंग हैव यूज्ड बायोटेक्नोलॉजी टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन लाइफ। कह रहे हैं कि ह्यूमन क्या कर रहा है? बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है और बायोटेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ह्यूमन की लाइफ की क्वालिटी क्या हो रही है? इंप्रूव हो रही है। ठीक है ना? स्पेशली इन द फील्ड ऑफ द फूड प्रोडक्शन एंड द हेल्थ केयर सेक्टर में देखा जाए तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हमने बहुत सारे प्लांट्स बनाए हैं, जो प्लांट से जो प्रोडक्ट बनते हैं वो बेस्ट क्वालिटी के होते हैं। बेस्ट क्वालिटी मतलब उनके अंदर न्यूट्रिएंट की क्वालिटी, उनके अंदर विटामिन की क्वालिटी क्या होती है? ज्यादा होती है पुराने जो आपके पास वीट थे या जो पुराने आपके पास क्रॉप थे उसके कंपैरिजन में। तो हम कर क्या रहे हैं? देखा जाए तो कुल मिलाकर के हम कोशिश केवल इतना कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और टेक्नोलॉजी की मदद से हम ह्यूमन की लाइफ को क्या कर सकें? सुधार सकें। ह्यूमन की लाइफ मतलब कि ह्यूमन के पास जो खाना अवेलेबल हो वो अच्छी क्वालिटी का अवेलेबल हो, उस खाने के अंदर अच्छी क्वालिटी के क्या हो? इंग्रेडिएंट मौजूद हो, ना बाहर से आपको कोई सप्लीमेंट की जरूरत पड़े, ना कुछ, सब कुछ उसी फूड के अंदर मौजूद हो। जैसे अगर आप देखें आपका जो खाना होता है वो पूरा फुल तरीके से बैलेंस नहीं है। जैसे आप केवल अगर कुछ खाते हो तो मेजर पार्ट जो होता है वो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। कुछ भी आप खा लो, कार्बोहाइड्रेट ही कार्बोहाइड्रेट भरा पड़ा है। लेकिन खाने का मतलब, ये डाइट का मतलब ये नहीं केवल आप कार्बोहाइड्रेट खाइए, केवल पेट भरना खाना नहीं है, बल्कि आपके न्यूट्रिएंट्स आपको सारे मिल जाए, वो क्या है? बेस्ट खाना है, जिसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाए, प्रोटीन भी मिल जाए, फैट भी मिले, अच्छा वाला फैट मिले, साथ साथ में विटामिन, मिनरल्स सब कुछ आपको अवेलेबल हो। तो यही क्या होता है? आपके पास बेस्ट फूड होता है। लेकिन हमारे पास क्या टिफिन है और टिफिन में केवल कार्बोहाइड्रेट, अच्छा वाला से सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दो टाइप का आता है ना, आपके पास फैट आता है जो आपको नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है ना? तो वो सारे चीजें कहाँ से है? ऐसा से हम फूड बनाएंगे जिसके अंदर ये सारी क्वालिटी क्या होगी? आपके पास मौजूद होगी। अगर आपके पास चैप्टर कटा ना होता स्ट्रेटजी वाला तो उसमें बहुत सारे ऐसे क्राफ्ट में पढ़ाता जिसमें लिखा होता कि हाँ इस क्राफ्ट के अंदर ये विटामिन, ये मिनरल्स क्या किए गए हैं? इनहेंस किए गए हैं। जैसे कि पालक नई नई बनाई गई है, पालक के साथ में राइस भी है, पालक है, राइस है, बथुआ है,
अगर आप जानते होंगे, गांव वाले पथुई कहते हैं। तो इस टाइप के जनरेट किए गए हैं कि इनके अंदर मिनरल क्वालिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। आपको बाहर से खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ द टैबलेट, ठीक है ना। चलिए, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन द एग्रीकल्चर। सबसे पहले हम कहां पढ़ने जा रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं कहां पर, हम एग्रीकल्चर के अंदर, खेती के अंदर। देखते हैं कि खेती के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन किस फॉर्म में हो सकता है। लेट अस टेक अ लुक एट द 3 ऑप्शन। कितने ऑप्शन पे देखना है, 3 ऑप्शन। कौन सा, दैट कैन बी थॉट फॉर इंक्रीजिंग द फूड प्रोडक्शन। हमें फूड प्रोडक्शन क्या करना है, बढ़ाना है। तो फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है, 3। पहला ऑप्शन क्या है कि आप जो एग्रीकल्चर कर रहे हो किस बेस पे करते हो, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। कौन सा, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर का मतलब होता है आप फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हो, आप पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हो। जैसे कि आप लोग गांव में अगर आप जाएंगे तो जो गांव में आप लोग खेती करते हो वो सारा का सारा क्या है, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर है ना। आप जब भी कुछ भी खेत में बोते हो तो उसके साथ में आप खाद भी डालते हो ना। और जब प्लांट कुछ ग्रो कर जाता है उसमें खरपतवार लग गया तो उसमें आप पेस्टिसाइड, आप हर्बिसाइड भी डालते हो, यानी केमिकल भी डालते हो। तो आपकी जो खेती वो किस बेस पर है, वो एग्रोकेमिकल बेस, यानी केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। और कौन सा केमिकल, इनऑर्गेनिक केमिकल, जिसमें आप फर्टिलाइजर यूरिया के इस्तेमाल करते हो। आप इसके अलावा आप बहुत सारे अलग अलग पेस्टिसाइड का और इंसेक्टिसाइड का भी इस्तेमाल करते हो। तो ये आपके पास क्या है, पहला ऑप्शन हो गया खेती करने का, ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन आजकल बहुत ज्यादा पर्सनल में है, अगर आप नाम सुनोगे बस एक वर्ड जोड़ देते हैं उसके बाद सब कुछ पता नहीं क्या होता है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। दूसरा ऑप्शन आपके पास खेती करने का क्या है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मतलब इसमें आप जो केमिकल आप इस्तेमाल करते हो, केमिकल नहीं होता बल्कि यहाँ पे जो खाद इस्तेमाल होती है, फर्टिलाइजर, वो मेनली आपके पास क्या होती है, बायो फर्टिलाइजर होते हैं। क्या होते हैं, बायो फर्टिलाइजर होते हैं। या आपके पास जो वेस्ट होते हैं स्क्रीटा वाला, जैसे कि गांव में आप कहते हैं गोबर, गोबर की जो खाद होती है आप उसका इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। और तीसरा आपके पास ऑप्शन ये है जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, यानी कि आप जो क्रॉप बना रहे हो वो पहले से क्या की गई है, उसे चेंज किया गया, उसके जेनेटिक्स में क्या किया गया है, चेंज किया गया है। तो ये मेरे पास हुआ जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। तो अभी तक मेरे पास खेती करने के 3 ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जो मेरे पास है वो कौन सा है, एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, जिसमें आप फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल करते हो, फर्टिलाइजर के साथ साथ में आप हाँ, आप यहां पर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हो, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हो। दूसरा आपके पास कौन सा ऑप्शन है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है। इसमें प्रोडक्शन बहुत कम होता है लेकिन हाँ कॉस्ट आपके पास, जैसे आप कुछ अगर खरीदने जाओगे ऑर्गेनिक वाला तो महंगा ही मिलता है। जनरली चीजें क्या होती हैं, महंगी होती हैं। अगला आपके पास है क्या, जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, यानी कि जो आप खेती करने के लिए जो आप सीड लेके आए हो उस सीड में पहले से क्या किया गया है, उसके जीन में कुछ छेड़छाड़ की गई है ताकि आप प्रोडक्शन भी बढ़ सके, प्लस आप फर्टिलाइजर पर, पेस्टिसाइड पर डिपेंडेंसी क्या हो सके आपकी कम से कम हो सके, ताकि एग्रीकल्चर की वजह से आपके आसपास इन्वायरमेंट में कोई भी पोल्यूशन ना हो सके। जैसे हाँ बेस्ट तो है लेकिन बेस्ट के साथ में महंगा भी है ना, सबके लिए अवेलेबल थोड़ा ना है ये भाई। जेनेटिकली इंजीनियर सीड अगर आएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर साल खरीदना भी पड़ेगा और महंगा भी मिलेगा। और जनरल जो किसान होते हैं उनके लिए ये काम करना हर साल क्या होता है, थोड़ा सा टफ प्रोसेस होती है, ठीक है ना। तो महंगे की वजह से ये थोड़ा सा भी यूज में नहीं। दूसरी बात कि महंगा तो है, साथ साथ में जो हमारे पास किसान है वो उतना नॉलेज वाले नहीं है। उन्हें अगर आपको इस टाइप की खेती करानी है तो उन्हें पहले सब कुछ नॉलेज देना पड़ेगा भाई, कि ये सीड किस टाइम पे बोया जाए, किस हिसाब से का एग्रीकल्चर किया जाएगा, तो उस हिसाब से उनकी नॉलेज देनी पड़ेगी, तभी क्या होगा ये चीजें अप्लीकेबल में आ सकेंगी। अभी तक ज्यादातर बेस किस पर है, सब कुछ एग्रो बेस्ड। हमें पता है, हमें भी किसानी आती है, तुम्हें भी आती है, कुछ भी करना हो जाते हैं खेत में, देखते हैं खर जम गया है, उखाड़ते हैं, ले जाकर के दुकान पे दिखाते हैं ये हमारे खेत में है। जो दुकान वाला होता है पेस्टिसाइड वाला एक डिब्बा देता है, ले जाओ इसे पानी में भरो, इसे छिड़काव कर दो, सबका सब क्या हो जाएगा, तुम्हारा साफ हो जाएगा खेत। और यही कहते हैं जनरली हम। अगर आप खेती किसानी थोड़ा वो जानते होगे तो पहले जब धान की खेती होती थी तो लोग निराई करते थे, मजदूर रखते थे, उसमें निराई होती थी। वो निराई नहीं जानते, हाँ घास को निकालते थे, वो खुरपी ना, अरे खुरपी की मदद से वो घास को निकालते थे नेचुरली। उससे होता क्या था, एक तो आप घास को निकाले होते हैं एज अ इंसान, तो सारा का सारा घास निकल आता। दूसरी बात
जब आप धान खेती पर जब आप बैठते थे तो उसका पेड़ थोड़ा बहुत क्या होता टूटता था, उसके बाद उसमें दोबारा से रीग्रोथ बहुत खतरनाक होती थी। ये उनका तरीका था। लेकिन आजकल क्या है, आजकल है कि हमारे पास मजदूर तो मिलते नहीं है, तो करते क्या है, हम केमिकल लेके आते हैं और केमिकल की छिड़काव करते हैं। और जैसे केमिकल की छिड़काव की एक तो बात ये है कि जो आपका प्लांट अनवांटेड वाला है, जो बीड है, वो तो खत्म हो जाएगा, लेकिन आपके प्लांट पर भी उसका इफेक्ट पड़ता है। अगर आपने देखा हो खेत, तो कुछ टाइम के लिए जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, उसके बाद फिर उस ग्रोथ को दोबारा से फिर करने के लिए फिर से हम खाद डालते, मतलब 2 बार केमिकल डाल दिया। और पहले हम केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते थे। तो ये बात आती है, कहीं ना कहीं नुकसान केमिकल का हमारी खेती पर पड़ता है। ठीक है ना। तो फिलहाल आप ये बताइए कि आपके पास अभी तक किसानी करने का यानी खेती करने का कितना ऑप्शन है? 3 ऑप्शन। कौन कौन सा? पहला आपके पास एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक है, फिर कौन सा है? जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, नाम तो आपने सुना होगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन। हाँ बढ़िया है, आपको आना चाहिए 1960 1960s ना। ग्रीन रिवॉल्यूशंस, ग्रीन रिवॉल्यूशन से हुआ क्या, आप में अंदर आपके देश के अंदर जो फूड का प्रोडक्शन था वो क्या हो गया? बढ़ गया। फूड का प्रोडक्शन क्या हो गया? बढ़ गया। देखो यार, शुरू से अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, नहीं सॉरी सॉरी रिप्रोडक्टिव हेल्थ नाम से, आपने वहां पे पढ़ा था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आपने पढ़ा था कि हम शुरू से ही हमारे देश में एक ही चीज की वो क्या थी, दिक्कत थी कि हमारे देश की पॉपुलेशन जो है पहले से बहुत ज्यादा थी। जब हमें इंडिपेंडेंट, हम जब आजाद हुए तब भी हमारी पॉपुलेशन क्या थी? बहुत ही ज्यादा। और इतनी ज्यादा पॉपुलेशन थी, उसे खाना खिलाने के लिए हमारे पास खाना नहीं था। लेकिन हाँ, 1947 में हम आजाद हुए, उसके बाद 60 तक आते आते हमने एक रूल अप्लाई किया ग्रीन रिवोल्यूशन वाला, जिससे कि हमारे देश का प्रोडक्शन क्या हुआ? बढ़ा। एक तो देश का प्रोडक्शन बढ़ा, दूसरी बात हम दूसरे देश से इंपोर्ट भी करने लगे ना। इससे क्या हुआ, थोड़ा बहुत हमारे पास जो खाने का अमाउंट हो क्या हो गया? बढ़ गया। लेकिन अभी भी उतना पर्याप्त नहीं है जितना कि हमारे पास पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है ना। इसलिए हमें करना क्या पड़ेगा, कुछ नई नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे कि हमारा प्रोडक्शन क्या हो सके? बढ़ सके। ग्रीन रिवोल्यूशन सक्सीड इन द ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई। ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से हमारे देश की जो फूड सप्लाई थी वो कितनी गुना हो गई? 3 गुना हो गई। से लाइन क्रैप ट्रिपल हो गई। बट एट इट वॉज नॉट एनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। लेकिन अभी भी एक पर्याप्त नहीं है कि जितना कि हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन क्या हो रही, लगातार बढ़ रही है। कभी कोई कहता है कि भैया एक बच्चा पैदा करो, कभी कोई कहता है कि हम दो, हमारे दो सही हैं, तो कोई कहता है अगले दिन आकर के कि 3-3 बच्चे पैदा करो। तो समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है, एक पे रहना है कि 2 पे आना है कि 3 पे आना है। कि जो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मानते नहीं है, 3 4 5 जितने हो जाए सब सही है ना। तो बात यहाँ पर ये है, अलग अलग टाइम पर सब अलग अलग। हाँ, जिनका कहना ये है कि अभी रिसेंट एक बयान आया था, देश के माने जाने लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि बच्चे 3 पैदा करिए आप। उससे पहले अभी 2-4 महीने पहले सरकार ये कह रही थी कि हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, बच्चे पैदा करना बंद करो, आप 1 पैदा करो या 2 करो ना। और जब से हमारा देश आजाद हुआ 1950-51 से हम फैमिली प्लानिंग के पीछे पड़े हुए हैं। फैमिली प्लानिंग तो अप्लाई कर दिया, लेकिन अभी तक वो सही से एप्लीकेबल ना। तो सबसे पहले हमने वही इस्तेमाल किया, फैमिली प्लानिंग ही स्टार्ट किया, लेकिन अभी तक उसका एप्लीकेशन सही से है ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जिसका कहना ये 3 बच्चे पैदा करो, वो भी सही कह रहा है कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे जो रिलेशन है वो क्या हो रहे हैं? खत्म हो रहे हैं ना। अगर देखा जाए तो एक घर जो एक कंबाइंड फैमिली में रहते हैं वो सारे रिलेशन जानते हैं, जैसे कि चाचा है, चाची है ना, बुआ भी होंगी। अरे होंगे नहीं होंगे? अगर 2 ही एक ही बच्चा है तब, अगर 2 ही एक बच्चा है तो कोई ना कोई जाएगा ना। अरे भाई, अगर मान लो कि मैं अपने पेरेंट्स का अकेला बच्चा होता तो मेरे चाचा, हाँ इकलौता वही, तो चाचा मेरे होते, मतलब मेरा भाई होता या मेरे भाई का कुछ और कोई होता, तो जो ये चाचा और जो ये रिलेशन है ना, ये क्या हो रहे थे? एक बच्चे से खत्म हो रहा था। तो जो उसका कहना कि 3 बच्चे पैदा करो, उनका भी कहीं ना कहीं मतलब ये है कि भैया हाँ ठीक है यार, कम से कम रिलेशन तो बना रहेगा। हाँ तो अलग बात है वो। तो गलत आप कैसे कर सकते हैं सही? वैसे कैसे सही कर सकते हैं उसे हम? आप उसको कैसे सही कर सकते हैं ना। तो बात ये है कि कहीं ना कहीं कंबाइंड फैमिली का फिर से लोग क्या कर रहे हैं ज्यादातर, भाई हेलो, हाँ इधर ज्यादातर लोग चाह ये रहे कि कंबाइंड फैमिली में रहें। जैसे अब मान लो, अगर आप में से ही कोई अगर जैसे मान लो अच्छा डॉक्टर जब बन जाएगा, तो आप गांव नहीं जाना चाहोगे, आप शहर में ही शिफ्ट होना चाहोगे कि शहर में ही ना करें, बंगला बनवाएंगे। ठीक है, जो भी बनवाना बनवा लेना। बस यही है ना कि
मतलब हमारी फैमिली मतलब हम दो हमारे दो वाले, जब ये हम दो हमारे दो वाला मसला आता है तो कहीं ना कहीं उसमें जो रिलेशंस होते हैं वो खो जाते हैं। पहली बात है दादा दादी गायब, सबसे पहले उन्हीं को लात मार भगा देते हैं। उसके बाद फिर दूसरे रिलेशंस होते हैं, जो दूसरे रिलेशन गांव वाले होते हैं, वो अगर आपसे रिलेशन बनाना भी चाहते हैं तो आप थोड़ा दूर ही भागते हो। क्यों? क्योंकि आपका स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ चुका होता है, तो ना आप किसी से मिलना चाहते हो और ना किसी से आप रिलेशन स्टेबल करना चाहते हो। लेकिन हाँ, रिलेशन होना चाहिए। कभी कभी वो लोग काम आते हैं जो कभी आप देखना जिसे नहीं चाहते हो, ठीक है ना। ठीक है, जो भी है, लेकिन हाँ रिलेशंस होने चाहिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन से हमारे देश की फूड सप्लाई कितनी हो गई? ट्रिपल हो गई। इतना होने के बाद भी इतना पर्याप्त फूड नहीं है जितना कि हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन क्या हो रही है? बढ़ रही है। ग्रीन रिवॉल्यूशन में ये हुआ था कि हम नई वैरायटी के हमने गेहूं और क्या कहते हैं चावल यानी राइस बोए, जिससे कि प्रोडक्शन क्या हो गया? हमारा बढ़ गया। यानी उतनी ही खेती थी लेकिन प्रोडक्शन क्या हो गया? हमारा बढ़ गया। हाँ, उससे किया गया था सेमी ड्रॉप वैरायटी इस्तेमाल की गई थी, सेमी ड्रॉप वैरायटी ऑफ द राइस एंड द व्हीट। उससे क्या हुआ? हमारे गेहूं और चावल के प्रोडक्शन क्या हो चुके थे? बढ़ गए। अगर आपने गांव में जानते हो तो गांव में एक सबसे, अगर किसी के पास खेती है तो वो करता क्या है, किसान की खाने के लिए, अपने खुद के खाने के लिए वो अच्छा धान बोता है। और जो अच्छे क्वालिटी जो धान होते हैं उसका पैदावार थोड़ा कम होती है। लेकिन जो बेचना होता है उन्हें, वो मोटिया बोते हैं। मोटी मतलब है चावल जो थोड़े मोटे मोटे होते हैं। सबसे कॉमन है 64-44 गांव के लिए। 64-44 मोटा होता है, प्रोडक्शन क्या होता है? ज्यादा। तो अगर बेचना, हाँ इन्हें पता है, अगर बेचना होता है तो वो वही बोलते हैं कि कम खेती के अंदर प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, हम उसे बेचेंगे, पैसा भी हमें ज्यादा मिल जाएगा। लेकिन खाने के लिए अच्छी क्वालिटी के चावल इस्तेमाल करेंगे, वो जैसे बासमती टाइप का। बासमती है तो उसमें क्वालिटी तो है लेकिन उसमें प्रोडक्शन क्या है? कम है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल नेक्स्ट जो होना था हो गया, आगे बढ़ते हैं। कह रहे इंक्रीज्ड यील्ड है, भाई अब ध्यान दो यहां पर क्योंकि क्वेश्चन निकल जाएगा। Increased yield have partially been due to the use of the improved crop variety, but हेलो भैया यहाँ पे ध्यान, but mainly due to the use of the better management practice and use of the agrochemical, बोले तो fertilizer and the pesticides। यहाँ पर ध्यान दो, कह रहे हैं जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर हमारा जो फूड प्रोडक्शन बढ़ा है, इसका मेन रीजन क्या था? मेन रीजन दो है। एक तो हमने क्रॉप वैरायटी अच्छी क्वालिटी की इस्तेमाल की, इंप्रूव्ड क्रॉप वैरायटी इस्तेमाल की। जो हमारे पास पहले से मौजूद जो वैरायटी थी उससे ज्यादा इंप्रूव्ड वैरायटी हमने इस्तेमाल की। लेकिन इसके साथ साथ दो तीन और रीजन है। एक तो ये है कि हमारे पास जो खेती करने का जो मैनेजमेंट था वो हमने क्या किया? अपना सही किया। अगर मैनेजमेंट सही नहीं है तो आप कितना भी अच्छा क्या बोल लो, आप क्रॉप बोलो, आपका प्रोडक्शन होने वाला नहीं है। मैनेजमेंट मतलब है, देखो अगर कोई इसमें है जो गेहूं खेती किया है तो गेहूं की खेती में एक चीज कॉमन है। अगर किसान का बेटा उसे पता है कि गेहूं बोने के 21 दिन बाद हमें सिंचाई करनी है ना, उसे पता है क्योंकि 21 दिन के बाद उसका क्या है, वो सिंचाई तो करनी है क्योंकि प्लांट को क्या चाहिए? पानी चाहिए ना। और अगर आप लेट करोगे तो होगा क्या? फिर आपका जो प्लांट में जो इंप्रूवमेंट, जो प्लांट की जो हाइट है, जो प्लांट की ग्रोथ है, वो क्या हो जाएगी? कहीं ना कहीं रुक जाएगी। तो ये जो आपने कहा ना कि गेहूं की खेती में आपको 21 दिन बाद सिंचाई करनी है, यही तो क्या है? मैनेजमेंट है ना, कि आपको 21 दिन में का पानी देना है और उसके बाद उसमें आपको खाद भी डालना पड़ेगा। तो आपने अगर कितनी भी अच्छी आप वैरायटी का क्रॉप इस्तेमाल कर लोगे, अगर आपकी मैनेजमेंट सही नहीं है तो आप सही से प्रोडक्शन कर नहीं पाओगे। तो पहला चीज हो गया आपके पास इंप्रूव्ड क्रॉप वैरायटी आपने इस्तेमाल की। दूसरा आपने क्या इस्तेमाल किया? बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस की आपने। और अगला चीज क्या था? आपने बहुत सारा केमिकल भी इस्तेमाल किया, यानी फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड इस्तेमाल किए। इनकी वजह से क्या हुआ कि ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ है और ग्रीन रिवॉल्यूशन से आपके देश का जो फूड प्रोडक्शन था वो क्या हो गया? ट्रिपल हो गया, ठीक है ना। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ ग्रीन रिवॉल्यूशन में फूड प्रोडक्शन ट्रिपल होने का रीजन क्या है, तो पहला रीजन आप अंडरलाइन करो, इंप्रूव्ड क्रॉप वैरायटी। दूसरा क्या था आपके पास? बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस आपने किया। और तीसरा क्या है आपके पास? एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर आपने किया है। यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो आपने खेती इस्तेमाल किया था, कौन सा किया था? वो एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर था, ना कि उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, सॉरी, ना तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर था और ना ही जेनेटिकली बेस्ड एग्रीकल्चर था। पता कौन सा था? इसमें एग्रो बेस्ड एग्रीकल्चर था। नेक्स्ट आगे चलिए भाई, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं भाई, बात ना करो। कह रहे हैं हाउ एवर फॉर द फार्मर,
फार्मर कहां पर, कह रहे हैं डेवलपिंग वर्ल्ड। जैसे हमारा देश है, हम डेवलपिंग में आते हैं, डेवलप में आते हैं, अभी भी हम डेवलपिंग में ही है। देश दो टाइप के होते हैं ना, एक होते हैं डेवलप्ड होते हैं, एक होते हैं डेवलपिंग। तो हम अभी हम कुछ लोग हाँ अंडर डेवलप्ड भी हैं, उनकी बात छोड़ देते हैं। तो जो किस में आते हैं, थर्ड वर्ड, ये कौन सी कंट्री वर्ड है, रैंकिंग, तो ठीक है हमें रैंकिंग नहीं पता फिलहाल, इतना पता है हम डेवलपिंग वर्ल्ड में आते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान दो, कह रहे हैं जो डेवलपिंग वर्ल्ड के किसान होते हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए थोड़ा सा एग्रो केमिकल क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। भाई हर साल क्या खरीदना है उसको, क्रॉप भी खरीदना है, फर्टिलाइजर भी खरीदना है, पेस्टिसाइड भी खरीदना है, थोड़ा सा क्या होता है इसके लिए महंगा पड़ता है ना। तो एग्रो केमिकल ऑफन टू एक्सपेंसिव एंड फर्दर इंक्रीज इन द यील्ड विद द एक्सटेंसिव वैरायटी आर नॉट पॉसिबल यूजिंग द कन्वेंशनल ब्रीडिंग। कह रहे हैं कि जो आपके किसान कहाँ के हैं, डेवलपिंग वर्ल्ड के जो किसान हैं, इनके लिए हर साल केमिकल को खरीदना ये क्या थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। और एक्सपेंसिव के साथ साथ में ये भी है, इनके पास जो वैरायटी है क्रॉप की जो पहले से मौजूद है, उसके साथ में यील्ड को बढ़ाना क्या है, थोड़ा सा टफ प्रोसेस है। अगर आप क्रॉप अच्छी वैरायटी के लेके आएंगे तो यील्ड क्या होगी, बढ़ेगी। और पुराना ही इस्तेमाल कर रहे हो तो कहां से यील्ड बढ़ेगी। आपने गांव में देखा होगा कि जो किसान होते हैं, अगर गेहूं बोना होता है तो उन्हें हर साल वो नई गेहूं का वो सीड लेके आते हैं ना। थोड़ा पीछे जाओ तो कुछ लोग पहले एक साल जो गेहूं बोते थे उसी को अगले साल भी बोते थे ना, वो अपने पास स्टॉक करके रखते थे और उसी में से गेहूं को बोते थे। लेकिन लास्ट टर्म पर जब कटाई होती थी, देखता कंपेयर करने पर, मान लो दो लोग खेती किसानी कर रहे हैं, एक लोग नया सीड लेके आए, एक लोग पुराना सीड लेके आए, तो प्रोडक्शन क्या होता था, जिसके पास पुराना सीड होता था उसके पास प्रोडक्शन क्या था, कम होता था, और जिसके पास नया सीड होता था उसके पास ज्यादा प्रोडक्शन। तो बात यह है कि जो आपके पास वैरायटी है उसमें कहीं ना कहीं जो आपके पास जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अगले जनरेशन में नहीं जा पाते, हाई यील्ड वाले, इसलिए क्या होते हैं वो उसका प्रोडक्शन कम कर देते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहे हैं कि देयर इज एनी अल्टरनेटिव पाथ, कह रहे हैं क्या आपके पास कोई दूसरा पाथ है कि यील्ड को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकें। दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जेनेटिक्स कैन शो दैट फार्मर में ऑब्टेन द मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम द फील्ड। कह रहे हैं कि क्या आपके पास कोई अल्टरनेटिव पाथ है जिससे कि आप जो किसान है वो अपना उसी फील्ड से मैक्सिमम यील्ड को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो अल्टरनेटिव की बात कर रहे हैं तो अल्टरनेटिव बहुत हमारे पास है, देखते हैं कौन सा अल्टरनेटिव है। पहला सबसे पहले लिखा है देयर इज अ वे टू मिनिमाइज द यूज ऑफ द फर्टिलाइजर। कह रहे हैं आप फर्टिलाइजर एक तरीका है जिससे कि फर्टिलाइजर का यूज क्या हो सकता है, कम हो सकता है, एंड द केमिकल सो दैट देयर हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट आर द रिड्यूस। आपसे फिर से क्वेश्चन पूछा गया, क्या कोई आपके पास रास्ता है जिससे कि फर्टिलाइजर और केमिकल का यूज क्या हो सके, कम हो सके। और अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो कहीं ना कहीं आपके इन्वायरमेंट में पोल्यूशन तो काज कर ही रहा है। तो क्या कोई रास्ता आपके पास है जिससे कि फर्टिलाइजर और केमिकल का इस्तेमाल कम से कम हो सके, उसके लिए रास्ता ढूंढते हैं। यूज ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इज द पॉसिबल सोल्यूशन। तो क्या अगर आप चाहते हो कि आपके इन्वायरमेंट में पोल्यूशन कम हो फर्टिलाइजर और केमिकल की वजह से, तो क्या आपके पास कोई रास्ता है जिससे कि आप फर्टिलाइजर और केमिकल का इस्तेमाल कम कर सकते हो। तो क्या एक रास्ता है मेरे पास, कौन सा, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। आप कौन सा क्रॉप इस्तेमाल करिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इस्तेमाल करिए, जिससे कि आप में केमिकल और फर्टिलाइजर के इस्तेमाल क्या हो सके, कम से कम हो सके। ठीक है ना। चलिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप क्या है देखते हैं। प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल्स whose genes has been altered by the manipulations are called the genetically modified organisms। तो कोई भी, चाहे वो प्लांट हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई, एनिमल, कोई भी हो जिसका जीन क्या हुआ है, अल्टर किया गया है, जिसका जीन क्या किया गया है, अल्टर किया गया है, उस ऑर्गेनिज्म हम क्या कहेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहेंगे। बोले तो जीएमओ कहेंगे। तो जीएमओ बोले तो जेनेटिकली क्या, कुछ छूटा गया नहीं। अच्छा टिश्यू कल्चर भाई वो मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा, वो दूसरे चैप्टर का है ना, इसलिए मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। यहां पर आ जाओ, कह रहे हैं कि जीएमओ क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ऐसे कोई भी ऑर्गेनिजम्स जिसका जीन क्या किया गया हो, अल्टर किया गया हो, चेंज किया गया हो ह्यूमन के लिए, ह्यूमन के बेनिफिट के लिए, ऐसे ऑर्गेनिज्म हम क्या नाम देते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कौन हो सकता है, प्लांट हो सकता है, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल, कोई भी हो सकता है। इसे आप अंडरलाइन करो। जो नई एनसीईआरटी होगी इसमें बीच में अगर टिश्यू कल्चर दिया गया होगा तो वो मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। चलिए तो बताओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कौन हो सकता है,
प्लांट भी हो सकता है, बैक्टीरिया, फंजाई और एनिमल, जिसका जीन क्या करेंगे हम चेंज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, उसे कहते हैं कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब इन जीएमओ में से हमें प्लांट को निकालना हो, ठीक है, लिखा है जीएम प्लांट, बोले तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हैव बीन यूजफुल इन मैनी वे। कह रहे हैं जो आपके पास जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है इनका आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, इसका यूज क्या है। सबसे पहला जेनेटिक मॉडिफिकेशंस है, अगर किसी प्लांट के अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया गया है तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट से आपको क्या क्या फायदा मिल सकता है। सबसे पहला कह रहे हैं कि मेड क्रॉप मोर टॉलरेंस टू द एबायोटिक स्ट्रेस। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होते हैं ना वो क्या होते हैं, मोर टॉलरेंस होते हैं एबायोटिक स्ट्रेस से। एबायोटिक स्ट्रेस का मतलब क्या है, पर जैसे आपके पास कोल्ड हो गया, ड्राट हो गया, साल्ट हो गया या हीट हो गया। आपने कभी सुना होगा जैसे कि इस वक्त गांव में मटर बोई हो गई हो ना, और ठंड में कहते हैं ना कि क्या कहते हैं यार, नहीं कहते हैं कि शीत पड़ गई है तो मटर की जो खेती है वो क्या हो गई, बहुत ही कम, कहते हैं पाला पड़ गया ना, कहते हैं कि इस बार पाला बहुत पड़ रहा है, इससे क्या है मटर की खेती क्या होगा, प्रोडक्शन कम हो गया। तो अगर फिर हाँ तो प्रोडक्शन कम रहेगा तो फिर क्या रहेगा, उसकी तो रेट बढ़ ही जाएंगे ना। हाँ तो कहने का मतलब मेरा ये है कि देखो इन्वायरमेंट का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, फूड के प्रोडक्शन में पड़ रहा है। तो हम ऐसा प्लांट बनाएंगे, ऐसा हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाएंगे कि जिसपे चाहे जितना कोल्ड पड़ जाए, ठंडी पड़ जाए, कितना भी सूखा आ जाए, कितना भी साल कंडीशन रहे, कितना भी गर्मी क्यों ना पड़ जाए, वो प्लांट खराब होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले बात, जो आपके पास जेनेटिकली मॉडिफाइड, बातें ना करो भाई, जो आपके पास जेनेटिकली मॉडिफाइड, बातें ना करो फिलहाल प्लीज प्लीज, चलो कह रहे हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, मोर टॉलरेंस टू द एबायोटिक फैक्टर, यानी वो ज्यादा से ज्यादा एबायोटिक फैक्टर को टॉलरेट कर लेते हैं। नॉर्मल प्लांट से अगर हम कंपेयर करेंगे तो नॉर्मल प्लांट जो होता है उसके पास टॉलरेंस लेवल क्या होगा, कम होगा, और जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होगा उसके पास क्या होगा, टॉलरेंस लेवल ज्यादा होगा। पहला, दूसरी बात आ जाएगा वो, कोई बात नहीं। नेक्स्ट अगला, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड, मेरी बात समझो यार, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होते हैं ना वो करते क्या है, आपके पास जो केमिकल पेस्टिसाइड होते हैं उसके पास डिपेंडेंसी क्या हो जाती है, आपकी कम हो जाती है। रिड्यूस रेजिलियंस, रेजिलियंस मतलब होता है डिपेंडेंसी ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड। जैसे कि आप अगर एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर करते हो तो आप उसमें केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करते हो। लेकिन अगर आपके पास जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होगा, तो उसमें आप केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल क्या करोगे, कम करोगे। बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, कम करेंगे, जितना पहले इस्तेमाल करते उससे क्या करेंगे, हम कम करेंगे। इससे होगा क्या कि आप जो केमिकल, पहली बात तो केमिकल खरीद नहीं लेके आओगे तो आपका पैसा बच जाएगा, दूसरी बात आपके आसपास जो एनवायरनमेंट है उसमें भी पोल्यूशन कम से कम होगा। उस पर ध्यान ना दो यार, वो अपना काम कर रहा तो अपना काम करो ना, क्या है उस पर ध्यान दे रहे हो बार बार, लाइट है वो अपना काम करेगा। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं अगला, जेनेटिकली मॉडिफाइड अगर प्लांट होगा तो क्या होगा, कह रहे हैं हेल्प टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉस क्या होता है, कभी आपने देखा होगा कि जब आप प्लांट को कटाई कर लेते हो, कटाई के बाद भी प्लांट से जो सीड होते हैं वो अलग हो जाते हैं। जैसे कि धान की खेती है, आपने धान के खेत को काट के सुखाने के लिए खेत में कुछ टाइम के लिए रख देते हैं आप ना, जब दोबारा आप उठाने जाते हो पैरे के साथ में जो धान होता है, अगर वो झड़ गया, मतलब गिर गया प्लांट से अलग, तो वो आपके हाथ में फिर आने वाला नहीं है। उतना ही आपके हाथ में जितना प्लांट के पास लगा होगा, आप उसकी पिटाई करोगे फिर आपके पास धान अपने होगा। तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस का मतलब होता है कि कटाई के बाद जो लास्ट होता है वो क्या होगा, कम से कम। अब बताओ अगर लॉस कम होगा तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, खुद ब खुद बढ़ जाएगा। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट होते हैं उनके अंदर पोस्ट हार्वेस्ट लॉस क्या होता है, कम होता है। ये 3 यूज हो गए। हाँ भाई, सेकेंड वाला, ये वाला हम बताएं, कह रहे हैं देखो अगर आप नॉर्मल प्लांट इस्तेमाल करते हो तो नॉर्मल प्लांट में आप ग्रो कराने के लिए ज्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हो और ज्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हो। लेकिन अगर आपके पास क्या होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होगा तो उसमें आप केमिकल का इस्तेमाल क्या करोगे, कम से कम करोगे। और हम चाहते हैं कि केमिकल का इस्तेमाल क्या हो, खेती में कम से कम हो। ठीक है ना। चलिए अगला कह रहे हैं इंक्रीज इफिशिएंसी ऑफ द मिनरल यूज। आपके खेत के जो सॉइल के अंदर जो मिनरल्स है उसका यूज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बाय द प्लांट्स। देखो यार
अगर आप जानते हो जो भी प्लांट के पास मिनरल्स आते हैं वो कहां से आते हैं, सारा कुछ सॉइल से आता है, ठीक है ना। और सॉइल के अंदर जो मिनरल अवेलेबल है, अगर प्लांट उसका सही से इस्तेमाल करेगा तो उसका सही से इस्तेमाल होगा। पता चले कि आपकी खेती में मिनरल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो प्लांट आपका है वो रूट से मिनरल्स को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है, तो क्या उस मिनरल्स का इस्तेमाल सही से प्लांट में हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होते हैं वो सही से क्या करते हैं, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द मिनरल यूज, मिनरल का यूज क्या करेंगे वो एफिशिएंसी से अच्छी तरीके से करते हैं। दिस हाँ स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, उसकी सरफेस एरिया भी बढ़ जाएगी, उसके बाद मिनरल एब्जॉर्ब होने के बाद में सही जगह पे जहां पे उसे जाना चाहिए, यूज होना चाहिए, वहां पर वो जा पाएंगे, ठीक है। चलो, दिस प्रिवेंट द एक्सेसिव एक्जेशन ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, कम से मतलब सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है ना। उसके सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उसके एग्जॉशन में, मतलब उसके कमी में, जो जैसे फर्टिलिटी सॉइल की है ना, सॉइल फर्टाइल है, अगर मिनरल सही से इस्तेमाल हो जाएगा तो आपके पास जो सॉइल है वो फर्टाइल की फर्टाइल रहेगी। अगर आपका जो प्लांट है वो ज्यादा मिनरल को एब्जॉर्ब कर रहा है लेकिन इस्तेमाल कम से कम कर रहा है, तो लॉस ही तो हो रहा है मिनरल का, यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी क्या कर देगा, वो कम कर देगा। अगला, इनहेंस द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ द फूड, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट होते हैं उसमें जो फूड की वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है गोल्डन राइस का, चावल है, इसके अंदर विटामिन कौन से अवेलेबल होते हैं, ए, इनहेंस राइस, तो है तो चावल ही ना, लेकिन इसके पास विटामिन कौन से ज्यादा है चावल के अंदर, विटामिन ए क्या है ज्यादा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होते हैं उनका इस्तेमाल जब आप करोगे तो आपको क्या क्या फायदा मिल सकता है। तो पहला फायदा बोलिए आप। सबसे पहला आपके पास जो फायदा है आप वो लिखिए। सबसे पहला आपके पास है कि जो प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, टॉलरेंस होते हैं, ठीक है। इससे टॉलरेंस होंगे एबायोटिक फैक्टर से। दूसरा, ये रिड्यूस करेगा डिपेंडेंसी केमिकल पर, आपकी जो केमिकल पर डिपेंडेंसी से क्या कर देगा, ये कम कर देगा। दूसरा है आपके पास क्या, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा। रिड्यूस करेगा, क्या रिड्यूस करेगा, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को रिड्यूस करेगा, तो आपका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला क्या करता है, ये इंक्रीज करता है, क्या इंक्रीज करता है, मिनरल के यूज की एफिशिएंसी क्या करता है, ये बढ़ा देता है, ताकि प्लांट जो भी सॉइल से मिनरल को एब्जॉर्ब कर रहा है उसे आसानी से इस्तेमाल भी कर सके, ऐसे उतना यूज भी करे। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके पास एफिशिएंसी बहुत कम है पढ़ने का, आप बैठे तो हो 2 घंटे पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ा आपने एक ही लाइन है ना, तो एफिशिएंसी क्या है आपकी, कम है। वैसे प्लांट भी होते हैं, होता क्या है कि मिनरल्स तो अवेलेबल है सॉइल के अंदर, प्लांट चाहता है ज्यादा ज्यादा हम मिनरल इस्तेमाल एब्जॉर्ब कर लें, एब्जॉर्ब तो कर लिया है लेकिन उतना यूज उसका नहीं कर पाएगा, तो कहीं ना कहीं सॉइल से तो मिनरल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्या है, इंक्रीज द यानी इनहेंस द न्यूट्रिशन वैल्यू फॉर द फूड, यानी फूड का जो न्यूट्रिशन वैल्यू होगी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आप यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए, लिखिए पहले आप TRP TRPEN TRP EN E मतलब है आपके पास इफिशिएंसी, TRPEN T मतलब टॉलरेंस, बढ़ेगा घटेगा, टॉलरेंस बढ़ जाएगा, ठीक है ना। R फॉर रिड्यूस, क्या रिड्यूस करेगा, डिपेंडेंसी केमिकल पर। P फॉर पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, रिड्यूस करेगा ना। अगला के पास है E फॉर इफिशिएंसी, किसका इफिशिएंसी, मिनरल के यूज की इफिशिएंसी क्या करेगा, ये बढ़ा देगा। अगला है N फॉर द इनहेंस, क्या करेगा, ये न्यूट्रिशन वैल्यू, EN फॉर न्यूट्रिशन वैल्यू, बढ़ाएगा घटाएगा, बढ़ा देगा। तो ये आपके पास क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट लगाने के कुछ फायदे होते हैं। अगर आप जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट इस्तेमाल करते हो तो आपके पास ये हो सकता है। कह रहे हैं इन एडिशन टू दीज यूज, इस यूज के अलावा जेनेटिकली मॉडिफाइड हैज बीन यूज्ड टू क्रिएट द टेलर मेड प्लांट, जो आपके पास जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होते हैं वो किसी एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाए जाते हैं, और अगर कोई प्लांट किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए जनरेट किया जाता है उसे कहते हैं क्या है, हम टेलर मेड प्लांट कहते हैं। तो जहां पर लिखा है टेलर मेड प्लांट वहां पर आप लिखिए,
ग्रोइंग प्लांट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज, ग्रोइंग प्लांट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज। अगर किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए हम प्लांट को ग्रो कराते हैं तो कहते हैं क्या है, हम टेलर मेड प्लांट कहते हैं। ग्रोइंग प्लांट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज is called the tailor made plant to supply the alternative resources to the industry in the form of the starch, fuel or the pharmaceuticals। तो कह रहे हैं इतना इस्तेमाल तो है ही ना, इतना इस्तेमाल तो है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट का, इसके साथ में हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट से कुछ टेलर मेड प्लांट बनाए हैं, यानी स्पेसिफिक पर्पज परफॉर्म करने के लिए हमने कुछ प्लांट बनाए हैं, जो कहां पे जाएगा, इंडस्ट्री में जाएगा। और उस प्लांट से हम क्या ऑब्टेन करेंगे, स्टार्च, फ्यूल और क्या ऑब्टेन करेंगे, हम फार्मास्यूटिकल्स यानी कि दवाएं भी डायरेक्टली ऑब्टेन करेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। Because some of the application of the biotechnology in the agriculture that you will study in the detail are the production of the pest resistant plant। कौन सा प्लांट बनाएंगे आप, पेस्ट रेजिस्टेंट। पेस्ट क्या होता है, ऐसा कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट को नुकसान करे ना, जो प्लांट के प्रोडक्शन को नुकसान करे, उसे कहते हैं क्या है, हम पेस्ट कहते हैं। which could decrease the amount of the pesticide use। देखो अगर जैसे मान लेते हैं ये खेती में आपने कोई प्लांट लगाया है, ठीक है ना, तो आप क्या चाहते हो उस प्लांट से, इसका प्रोडक्शन कम हो या ज्यादा हो, ज्यादा हो। लेकिन इसी के साथ में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो क्या करते हैं, इस प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं। तो वो इंसेक्ट जो इस प्लांट को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्लांट के प्रोडक्शन पर इफेक्ट डालेंगे। तो इन इंसेक्ट को हम क्या नाम देंगे, पेस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे इन्हें, पेस्ट। कि पेस्ट वो होते हैं जो प्लांट के प्रोडक्शन पे क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें कहेंगे क्या, हम पेस्ट कहेंगे। अब हम करते क्या है, या तो हम इन इंसेक्ट को, पेस्ट को मारने के लिए तो हम केमिकल का इस्तेमाल करें, और हम केमिकल इस्तेमाल करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि केमिकल का इस्तेमाल कम से कम हो और आपका खर्चा भी बच जाएगा, प्लस आपके इन्वायरमेंट में केमिकल की से कोई भी पॉल्यूशन ना होने पाए। तो क्या करो आप, फिर आप ऐसा प्लांट तैयार करो कि प्लांट के अंदर खुद ऐसी कैपेसिटी हो कि जिससे कि ये इंसेक्ट से आसानी से लड़ सके। यानी प्लांट के अंदर खुद ऐसी कैपेसिटी आप जनरेट कर दीजिए कि ये इंसेक्ट से क्या कर ले, लड़ ले खुद ब खुद। यानी ये इस इंसेक्ट से, इस पेस्ट से ये प्लांट खुद अपना रेजिस्टेंस कर सके, ऐसा कुछ आप बना लीजिए। सेम प्रोसेस वही वाली है जैसे कि आप ह्यूमन के अंदर वैक्सीनेशन करते हो ना। आपके पास इम्यूनिटी तो है, आपके पास इम्यूनिटी तो है, आपके पास अगर कोई इंफेक्शन आता है तो आप पे इंफेक्शन कभी कभी हो भी जाता, कभी कभी नहीं होता। लेकिन किसी स्पेसिफिक से लड़ने के लिए आप पहले से, अगर आप एंटीबायोटिक्स अगर आप वैक्सीन लगवा के रखते हो तो अगर वो पर्टिकुलर आपके पास आता है तो आपके कोई भी इंफेक्शन नहीं होता। वही सेम टू सेम प्रोसेस कहां पर है, प्लांट के अंदर वो कैपेसिटी आप जनरेट कर दीजिए जिससे कि वो क्या करे, खुद ब खुद पेस्ट से लड़ सके। तो ऐसा प्लांट जो खुद पेस्ट से लड़ सके उसे कहते हैं कि हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट कहते हैं, ठीक है ना। अगर पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट होगा तो आप कम से कम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करोगे, तो पेस्टिसाइड से होने वाले जो नुकसान है उसे आप बच सकते हो। इतना क्लियर हो गया। चले अब आते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक कौन सा है, प्लांट के अंदर कह रहे हैं, प्लांट के अंदर हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाएंगे तो कौन सा प्लांट बनाएंगे। सबसे पहला बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन कह रहे हैं इज प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरिया, नाम क्या है इसका, बैसिलस थुरिनजेनेसिस। अंडरलाइन करें आप, एक बैक्टीरिया जिसका नाम क्या है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस। ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया से एक टॉक्सिन जनरेट होता है। बैक्टीरिया एक टॉक्सिन जनरेट करता है जिसका नाम क्या है, बीटी टॉक्सिन। बी आया है बैसिलस से और टी आया है थुरिनजेनेसिस से। अगर मैं आपसे पूछूं कि बैसिलस का शेप कैसा, कोई बताएगा मुझे। बढ़िया है, आपको याद है कितने टाइप के बैक्टीरिया थे शेप के बेसिस पर, 4, ठीक है ना। 2 जगह पढ़ा आपने, बस सेल वाले में पढ़ा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो आप बताइए, बैक्टीरिया आपके पास जो है बैसिलस थुरिनजेनेसिस, इस बैक्टीरिया के पास एक टॉक्सिन जनरेट होता है, उसका नाम क्या होता है, बीटी टॉक्सिन। शॉर्ट फॉर्म में आप इसे बीटी फॉर द शॉर्ट कह सकते हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट काम क्या है इसका देखते हैं। कह रहे हैं बीटी टॉक्सिन दे, बहुत गौर से पढ़ना, यहां से क्वेश्चन बनेगा आपसे। बीटी टॉक्सिन जीन, भाई बताओ, अगर बैक्टीरिया के पास, बैक्टीरिया कोई अगर प्रोडक्ट बना रहा है तो वो कोई ना कोई जीन से ही तो बना रहा होगा। अरे बोलो यार, अगर बैक्टीरिया के पास ये वाला टॉक्सिन बन रहा है तो बैक्टीरिया के पास इस टॉक्सिन को बनाने के लिए कोई ना कोई जीन तो होगा ना, उसी जीन के एक्सप्रेशन से ही तो ये टॉक्सिन बन रहा होगा। तो
तो अब हम पढ़ने ये जा रहे हैं कि बैक्टीरिया के अंदर कौन सा जीन है जो इस टॉक्सिन को बनाता है। अभी तो मैंने बैक्टीरिया की बात करना है, लेकिन इसी जीन को फिर बैक्टीरिया से निकाल के मुझे कहां भेजना पड़ेगा, प्लांट के अंदर भेजना पड़ेगा, ताकि प्लांट क्या हो सके, हमारा रेजिस्टेंट बन सके। ठीक है ना। तो पहले आप यहां पढ़ते हैं, बीटी टॉक्सिन जीन हैन बीन क्लोन from the bacteria and been expressed in the plant to provide resistance to the insect without the need for the insecticide। देखो बहुत खतरनाक लाइन लिखी है, अगर आप पिछला चैप्टर आपका याद होगा तभी आपको समझ में आएगा। लिखा है बीटी टॉक्सिन जीन किसके पास है, पहले बताओ आप। ये किसके पास है, किसके पास है, ये बैक्टीरिया के पास है। किसके पास है, ये जो बीटी टॉक्सिन जीन, इससे बनने वाला जो टॉक्सिन होता है, ये टॉक्सिन किसको मारता है, इंसेक्ट को मारता है। किसको मारता है, इंसेक्ट को मारता है। बैक्टीरिया के अंदर कौन सा जीन है, बीटी टॉक्सिन जीन। ये जीन जब एक्सप्रेस करेगा तो क्या बनाएगा, टॉक्सिन बनाएगा। और ये जो टॉक्सिन होता है, इस टॉक्सिन को खा करके कौन मर जाता है, इंसेक्ट मर जाता है। इतना क्लियर हुआ। अब आगे की बात करते हैं, हमें करना क्या है, प्लांट को इंसेक्ट से बचाना है। किसको बचाना है, प्लांट को इंसेक्ट से बचाना है। ठीक है ना, यहां पे ध्यान दो, करें बीटी टॉक्सिन जीन हैज बीन क्लोन। क्लोनिंग आप समझते हो, क्लोनिंग जीन को एक जगह से निकालना, वेक्टर पर लोड करना, लोड करके किसी दूसरे होस्ट के अंदर उसे ट्रांसफर कर देना। ये तो आपने किया था ना। तो क्लोनिंग जीन कहां पर है, बैक्टीरिया के पास है, उसे वहां से निकालेंगे, निकालने के बाद उसे कहां ट्रांसफर करेंगे बताओ आप, प्लांट के अंदर, टू प्रोवाइड रेजिस्टेंट टू द इंसेक्ट। पूरी बात समझो मेरी, यहां पर मेरे पास एक प्लांट है और इस प्लांट पर ये आते हैं इंसेक्ट। ये प्लांट है, इस प्लांट पर इन्फेक्ट करने के लिए कौन आता है, नुकसान करने के लिए, डिजीज काज करने के लिए कौन आता है, इंसेक्ट आता है। ये नॉर्मल बात हो गई, अरे बोलो यार। चलो, इस इंसेक्ट को मारने की कैपेसिटी क्या इस प्लांट के पास है, अभी इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है। लेकिन मैंने देखा कि यहीं पर एक बैक्टीरिया मौजूद है। क्या मौजूद है, बैक्टीरिया मौजूद है। और इस बैक्टीरिया के अंदर कुछ ऐसा है जो इस इंसेक्ट को क्या करता है, मार देता है। इतना क्लियर हुआ, अरे बोलो। फिलहाल हमें करना क्या है, हमें क्या बैक्टीरिया को मारना है, नहीं, हमें क्या करना है, अपने प्लांट को बचाना है, ताकि मेरा प्लांट बचा रहे तो मेरा प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, खुद ब खुद बढ़ जाएगा। अब मैंने पता चला कि इस इंसेक्ट जो होता है ये प्लांट पर इंफेक्शन करता है और इस इंसेक्ट को कौन मारता है, बैक्टीरिया। मैंने बैक्टीरिया को देखा, बैक्टीरिया के अंदर देखा गया कि जीन होता है। क्या होता है, जीन। और ये जीन क्या बनाता है, टॉक्सिन बनाता है। और इसी टॉक्सिन को अगर ये इंसेक्ट खा लेगा तो इंसेक्ट क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इतना क्लियर। अब हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि इस बैक्टीरिया के अंदर जो जीन है, ये वाला जीन, इसे निकालना है। निकालने के बाद किसे कहां भेज देना, इसे प्लांट के अंदर भेज देना है। हम क्या करेंगे, एक ऐसा प्लांट तैयार करेंगे जिसके अंदर अब क्या है, इस बैक्टीरिया का यहां पर क्या है, जीन है। क्लियर ना। अब इंसेक्ट जब भी खाने आएगा इस प्लांट को, तो ये जो जीन होगा ये तो अपना एक्सप्रेशन शो करेगा ना, ये टॉक्सिन बनाएगा। और जैसे टॉक्सिन बनाएगा, अब ये इंसेक्ट क्या हो जाएगा, खा करके मर जाएगा। हाँ, नहीं करेगा, नहीं करेगा, बता रहे, बिल्कुल नहीं करेगा। कितना समझ में आया, अरे बोलो ना, नहीं आया। कह रहे नहीं आया है तो कोई बात नहीं है। चलो, इसके अंदर एक जीन है और ये जीन होता है क्या बनाता है, टॉक्सिन बना। ठीक है ना। अगर इस टॉक्सिन को कौन खा ले तो इंसेक्ट क्या हो जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है ना भाई, अब समझने की कोशिश करो। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे पास यहां पे एक प्लांट है। क्या है, ये प्लांट है। इस प्लांट पर कौन अटैक करता है, इंसेक्ट अटैक करता है। तो इसे क्या हो जाता है, प्लांट को डिजीज हो जाता है। ठीक है ना। अब हमें करना क्या है, हमें इस बैक्टीरिया से मतलब नहीं है, हमें क्या करना है, अपना प्लांट बचाना है। किससे बचाना है, इंसेक्ट से। मैंने देखा इसी पैरेलल में एक प्रोसेस और चल रही है जहां पर इंसेक्ट को कौन मार रहा है, बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया को कौन मार, बैक्टीरिया किसको मार रहा था, इंसेक्ट को मार रहा था। और यहां पे देखा जाए इंसेक्ट किसको मार रहा है, प्लांट को मार रहा है।
ना, तो दोनों प्रोसेस क्या साइमल्टेनियसली चल रही है पास पास। तो मैंने क्या देखा भाई कि मुझे अपने प्लांट को बचाना है, और अपने प्लांट को बचाने के लिए मैंने किसके इम्यूनिटी का इस्तेमाल किया है, किसके सिस्टम का इस्तेमाल किया है, बैक्टीरिया के अंदर। अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कि बैक्टीरिया के अंदर ये टॉक्सिन अगर बन रहा है तो कोई ना कोई जीन की वजह से होगा, और अगर जीन है तो मुझे पता है कोई ना कोई डीएनए का पार्ट होगा। अरे बोलो, मैं इस बैक्टीरिया से क्या करूंगा, इस जीन को निकाल लूंगा। जीन निकल गया, बोलो। अब तुम्हें पता है अगर आप चाहते हो कि ये जो इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट, इस इंसेक्ट को जब मैं ये वाला टॉक्सिन देता हूं मर जाता है ना ये, तो कुछ ऐसा करिए कि ये जो टॉक्सिन है जो बैक्टीरिया बन रहा है अब वो कहां बनना स्टार्ट हो जाए, प्लांट के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, ये जो टॉक्सिन जिस जीन से बन रहा था उस जीन को मैं निकालूंगा। मैंने जीन को निकाला बैक्टीरिया से, और जीन को निकालने के बाद मैंने क्या किया, इसको वेक्टर के ऊपर लोड कर दिया। बोलो, आरडीएनए बन गया। ये जो जीन है क्या बनाता है, अरे बोलो ना भाई, टॉक्सिन बनाता है ना। अब करोगे क्या, आपको पता है कि अगर ये आरडीएनए बन चुका है, ये ऐसा डीएनए बन चुका है जिसके अंदर मेरे पास ऐसा जीन है जो टॉक्सिन बनाता है। अब आपको पता होगा अगर ये प्लांट है, प्लांट होस्ट के अंदर आप वेक्टर इस्तेमाल करते, उसका नाम था एग्रोबैक्टीरियम। नहीं याद आया, एग्रोबैक्टीरियम के प्लाज्मिड पर ही तो आपने प्लांट के अंदर भेजने के लिए आप जीन को इस्तेमाल करते थे, तो ये बन गया। अरे बोलो भाई, ये पूरा वेक्टर तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, इस वेक्टर को हम इस प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कराएंगे। ये जीन आएगा इस प्लांट के अंदर, इस प्लांट के अंदर अब बताओ क्या करेगा, ये जीन अपना एक्सप्रेशन शो करेगा, और जब ये जीन एक्सप्रेशन शो करेगा तो क्या बनाएगा, टॉक्सिन बनाएगा। क्या प्लांट पहले टॉक्सिन बना पाता था, पहले प्लांट के पास कैपेसिटी नहीं थी। अब क्या हो गया, अब मैंने जीन को बैक्टीरिया से निकाल करके प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया है। अब प्लांट के पास कैपेसिटी आ चुकी है कि ये टॉक्सिन जनरेट करेगा। इतना क्लियर। अब जैसे ही इंसेक्ट आएगा प्लांट के किसी भी पार्ट को खाएगा तो प्लांट के हर एक सेल के अंदर ये जीन होगा ना। अरे बोलो, जैसे ही ये प्लांट के किसी भी पार्ट को खाएगा टॉक्सिन तो मौजूद होगा ना। अब टॉक्सिन क्या करेगा, इस इंसेक्ट को आसानी से मार देगा। अब प्लांट हमारा क्या होगा, इंसेक्ट से सेफ हो गया। इतना क्लियर। अभी बता रहे ना, अभी तो जन्नत सी बात हो गई। इतना समझ में आया पूरा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए बताइए फिर से कि बीटी टॉक्सिन जीन किसके पास है, बैक्टीरिया के पास है। इसे हमने क्लोन किया, बैक्टीरिया से कहां इंट्रोड्यूस करा दिया, प्लांट के अंदर करा दिया। अब प्लांट पहले रेजिस्टेंट नहीं था, अब क्या हो गया, वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो गया बिना किसी इंसेक्टिसाइड को डाले हुए प्लांट के ऊपर। क्लियर ना। इन इफेक्ट क्रिएट अ बायोपेस्टिसाइड। हमने क्या क्रिएट कर लिया, एक बायोपेस्टिसाइड क्रिएट कर लिया है। हमने क्या किया, एक बायोपेस्टिसाइड क्रिएट कर लिया। ठीक है ना। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल बीटी कॉटन, आपने नाम सुना होगा। बीटी कॉर्न है, राइस है, टोमेटो है, पोटैटो है एंड द सोया बीन। ये छोड़ेगा नहीं, साथ साथ चलता रहेगा। बात आती है कि इतने प्लांट हैं जो हमने क्या किए हैं, तैयार किए हैं। ठीक है ना। पहला कौन सा प्लांट तैयार किया हमने, बीटी कॉटन तैयार किया है, बीटी कॉर्न तैयार किया है, राइस, पोटैटो, टोमेटो, सोयाबीन। मतलब ऐसे हमने प्लांट तैयार किए हैं जो कैसे हैं, खुद ब खुद बायोपेस्टिसाइड तरह वर्क कर रहे हैं। ठीक है ना। अब इसी चीज को, हाँ, इनके जीन चेंज किए गए हैं, इनके जीन चेंज किए गए तभी तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हुए ना। और जीन कैसे चेंज किया मैंने, इसका जीन यहां से निकाला है, यहां पर इंट्रोड्यूस करा दिया। अब इसका जीन क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। ठीक है। बैक्टीरिया को मारना क्या है ना, हाँ, बैक्टीरिया हमें मारना ही नहीं था। हमें किसको मारना था, जो हमारे प्लांट को नुकसान कर रहा था। हमारे प्लांट को नुकसान कौन कर रहा था, बैक्टीरिया कर रहा था या इंसेक्ट कर रहा था, इंसेक्ट कर रहा था। हमें इंसेक्ट से प्लांट को बचाना था, ना कि बैक्टीरिया से बचाना था। हाँ, बैक्टीरिया का मैंने मैकेनिज्म इस्तेमाल किया है कि बैक्टीरिया जो था उसके पास जीन था, वो टॉक्सिन बनाता था, उसको मैंने निकाल करके कहां डाला है, प्लांट के अंदर डाला है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे, बीटी कॉटन को डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा सा। बीटी कॉटन, कॉटन क्या था भाई, बात ना करो यार तुम लोग। हेलो, क्या है बात तो, ज्यादा समझ में आ गया हो। कॉटन आपने देखा होगा, कॉटन देखा कभी, अरे रुई, प्लांट पे लगे हुए रुई देखा कभी आपने, नहीं देखा होगा आपने। जिसने देखा होगा उसका एक बॉल होता है, यहां पर अगर फिगर में देखेंगे कॉटन बॉल कहते हैं। ये दिखा आपको, ये आपको जो बॉल दिख रहा है ये कैसा है, इसमें अंदर रुई है ना, लेकिन इसमें देखो छेद हो गया है। ये अगर इस बॉल के अंदर छेद हो जाएगा तो इसके अंदर रुई का प्रोडक्शन नहीं होगा, तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा हमारा, कम से कम हो जाएगा। या तो आप क्या करिए, प्लांट के ऊपर इस इंसेक्ट से बचाने के लिए इसके ऊपर आप इंसेक्टिसाइड डालिए,
या प्लांट के अंदर ही कुछ ऐसी कैपेसिटी जनरेट कर दीजिए ताकि वो खुद ब खुद इंसेक्ट से लड़ सके। ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर पूरा प्रोसेस है आपके पास बीटी कॉटन का, वो पढ़ने जा रहे हैं हम। सबसे पहले मेरे पास लिखा हुआ है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन में बीटी जो आएगा कहां से आएगा, वो बैक्टीरिया से आएगा। कौन सा बैक्टीरिया, बैसिलस थोरेंजेनेसिस। ठीक है कि इस सम स्ट्रेन ऑफ द बैसिलस थोरेंजेनेसिस प्रोड्यूस द प्रोटीन। बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन दैट किल सर्टेन इंसेक्ट, जो प्रोटीन क्या करता है, कुछ इंसेक्ट को मार देता है। कौन कौन से इंसेक्ट को, सबसे पहला आपके पास लिखा है लेपिडोप्टेरेंस। क्या लिखा है, लेपिडोप्टेरेंस। दूसरा आपके पास होता है कोलियोप्टेरेंस और तीसरा आपके पास है डिप्टेरेंस। ये तीन ग्रुप आपके पास है इंसेक्ट के, जिसको स्पेशली कौन सा बैक्टीरिया मारता है, बैसिलस थोरेंजेनेसिस के जो स्ट्रेन होते हैं वो मारते हैं। लेपिडोप्टेरेंस में आता है टोबैको बाल वर्म आता है, आर्मी वर्म आता है। ये सारे इंसेक्ट के नाम हैं, ये सारे इंसेक्ट हैं। टोबैको बाल बर्ड वर्म, आर्मी वर्म, ये सब वर्म है, इंसेक्ट है। तो कोई बात नहीं, हर एक चीज थोड़ा देखे हो ना, हर एक चीज थोड़ा देखे हो, बताओ। कोलियोप्टेरेंस में कौन आता है, बेटल्स। अगला डिप्टेरेंस में कौन आता है, फ्लाई और मॉस्किटो। इसे देखा ही होगा ना। हाँ, तो ये लोग भी क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते रहते हैं। अब देखो भाई, अब तुम्हारा जो भी क्वेश्चन यहां जितना भी टॉपिक है वो सारे के सारे क्वेश्चन बेस्ड है, सब पर क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप मजाक में ले लोगे तो मजाक में तुम्हारी लाइफ चली जाएगी। ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप समझो प्लीज। मैं बार बार यही पे कह रहा हूं यहाँ पर कि जो बैक्टीरिया इसके अंदर जीन एक है, इस जीन क्या कर रहा है, टॉक्सिन बना रहा है। ये टॉक्सिन कुछ और नहीं बल्कि ये क्या है, कोई ना कोई प्रोटीन है। क्या है ये, प्रोटीन है। और इसी प्रोटीन के इंसेक्ट क्या हो रहा है, आपका मर रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो आप ऐसे झूल जाओगे। ठीक है ना, तो बात समझो मेरी। मैं कह रहा हूं बैसिलस थोरेंजेनेसिस कुछ स्ट्रेन होते हैं बैक्टीरिया के जो स्पेसिफिक टाइप के इंसेक्ट को मारते हैं। जैसे कि आपके पास बैसिलस थोरेंजेनेसिस से कुछ ऐसे स्ट्रेन है जो कि लेपिडोप्टेरेंस को मारते हैं, मतलब बोले तो टोबैको बर्डवर्म्स को मारते हैं और आर्मी वर्म को मारते हैं। ये दो टाइप के। कुछ ऐसे आपके पास बैक्टीरिया होते हैं जो किसको मारते हैं, बेटल्स को मारते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो किसको मारते हैं, फ्लाइज को और मॉस्किटो को मारते हैं। फिर से देख लो यार, यही तो हो रहा है। ये आपके पास बैक्टीरिया है, ये इंसेक्ट को मार रहा है ना। और बैक्टीरिया के अंदर ऐसी क्या कैपेसिटी है कि वो इंसेक्ट को मार दे रहा है। तो बैक्टीरिया के अंदर जीन है और वो जीन क्या बना रहा है, टॉक्सिन बना रहा है। टॉक्सिन कुछ और नहीं बल्कि क्या है, प्रोटीन है। यही प्रोटीन इंसेक्ट क्या करता है, मारता है। क्लियर है ना। तो हम इंसेक्ट से बचने के लिए, यानी कि प्लांट को अपने इंसेक्ट से बचाने के लिए हम इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे ताकि प्लांट के अंदर वो कैपेसिटी आ जाए कि प्लांट खुद ब खुद क्या कर सके, इंसेक्ट को मार सके। क्या अभी कोई प्लांट की बात हमने यहां पर की, नहीं। अभी मैं दो चीज की बात की कि ये बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया इस टाइप के इंसेक्ट को मारता है। अभी मैंने प्लांट की बातें नहीं की। क्लियर। तो फिर से आप पढ़िए, बताइए बैसिलस थोरेंजेनेसिस जो स्ट्रेन हो तो किसको किसको मार सकते हैं वो। सबसे पहले आप ग्रुप का नाम याद रखिए, लेपिडोप्टेरेंस पहला, दूसरा कोलियोप्टेरेंस और तीसरा डिप्टेरेंस। लेपिडोप्टेरेंस में कौन आएगा, टोबैको बर्डवर्म्स आएगा और आर्मी वर्म आएगा। कोलियोप्टेरेंस में कौन आएगा, बेटल्स आएगा। और डिप्टेरेंस में कौन आएगा, फ्लाई एंड द मॉस्किटो। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। हाँ सर बताओ। तो करना क्या चाहते हैं पहले बता दो। बस कह रहे मच्छर से काटता रहता था, मच्छर नहीं काटेगा मर जाएगा खुद ब खुद। सही है, नहीं कर सकते भाई, कुछ रिस्ट्रिक्शन भी होता है, हर चीज नहीं अप्लाई कर सकते हैं ना कुछ। ठीक है, हाँ प्लांट पे भी एप्लीकेबल है। तो प्लांट बता रहे हैं जब एनिमल पे आ जाएगा तो हम लोग भी मोटी वाला जीन लेके टहलेंगे ना, निकलता रहेगा धुआं इधर से उधर से। ठीक है ना, अभी एप्लीकेशन ह्यूमन पे नहीं है। हाँ लिमिटेशन होते हैं ना हर एक चीज का, थोड़ा हर एक पैसे में दोनों कर सकते हैं आप। पता लगा इसके चक्कर में शरीर का चलो नेक्स्ट बैसिलस थोरेंजेनेसिस की बात करते हैं। कह रहे भाई बैसिलस थोरेंजेनेसिस फॉर्म द प्रोटीन क्रिस्टल। क्या बनाता है ये, प्रोटीन क्रिस्टल ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ। यानी जब बैक्टीरिया ग्रो करता है तो बैक्टीरिया अपनी लाइफ की फेज के दौरान क्या बनाता है, ये प्रोटीन क्रिस्टल बनाता है। और यही प्रोटीन क्रिस्टल जो होता है वो इंसेक्ट के लिए क्या होता है, टॉक्सिन तरह काम करता है। ठीक है ना। अगला कह रहे हैं दीज क्रिस्टल
कौन सा क्रिस्टल? प्रोटीन क्रिस्टल। कौन सा क्रिस्टल? प्रोटीन क्रिस्टल कंटेन अ टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। इस क्रिस्टल के अंदर क्या होती है? एक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होती है। क्या होती है? इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, यानी इंसेक्ट को मारने वाली क्या होती है? प्रोटीन होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे कह रहे हैं व्हाई डज दिस टॉक्सिन नॉट किल द बैक्टीरिया। कह रहे हैं कि अगर ये बैक्टीरिया के अंदर ही टॉक्सिन बन रहा है तो ये बैक्टीरिया को क्यों नहीं मारता है? क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर जब ये रहता है किस फॉर्म में रहता है? ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। ठीक है ना। एक्चुअली बीटी टॉक्सिन प्रोटीन, यही वाले प्रोटीन, ये जो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है ना, कौन सी प्रोटीन है ये? बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में होता है। कहां पर? बैक्टीरिया के अंदर। बट वंस एन इंसेक्ट इंजेस्ट, जैसे एक बार इसे कोई इंसेक्ट क्या करेगा? खा लेगा। द इनएक्टिव टॉक्सिन इट इज कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव फॉर्म ऑफ द टॉक्सिन ड्यू टू द एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट ऑफ द गट व्हिच सॉल्युबलाइज द क्रिस्टल। पूरी बात समझो। पूरी बात मेरे पास यहां पर है कि यहां पर आपके पास एक बैक्टीरिया था, जिस बैक्टीरिया का नाम क्या है? बोलो। बीटी। ये तो है ना। इसके अंदर एक जीन है और ये जो जीन होता है, इस जीन से बनता है एक प्रोटीन क्रिस्टल। क्या बनता है? प्रोटीन क्रिस्टल बनता है। और इस प्रोटीन क्रिस्टल के अंदर एक क्या होती है? इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होती है। इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन का मतलब है इंसेक्ट को मारने वाली प्रोटीन। क्लियर है ना। अच्छा, अगर ये वाली इंसेक्ट को मारने वाली प्रोटीन इस बैक्टीरिया के अंदर बन रहा है तो बैक्टीरिया क्यों नहीं मर रहा है? क्योंकि अभी जब ये बनता है तो किस फॉर्म में होता है? ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इतना क्लियर? अरे बोलो यार। अभी तक ये जो प्रोटीन है कहां पर है? बैक्टीरिया के अंदर है ना। और अगर इस प्रोटीन को कौन खा ले? जैसे ही ये इंसेक्ट खा लेगा, इसे कौन खा लेगा? इंसेक्ट जैसे ही खाएगा, ये जो प्रोटीन होगा वो इंसेक्ट के गट में पहुंचेगा, मिड गट में। और इंसेक्ट के मिड गट के अंदर जो मीडियम होता है वो कैसा होता है? अल्कलाइन मीडियम होता है। कैसा होता है? अल्कलाइन पीएच। और जैसे ही अल्कलाइन पीएच के अंदर ये प्रोटीन आता है, अब ये प्रोटीन क्या हो जाता है? एक्टिव। क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। और ये किस तरह काम करेगा? टॉक्सिन तरह काम करेगा। अब बताओ, अगर टॉक्सिन तरह काम करेगा तो अब बताओ जो इंसेक्ट जो खाया है बचेगा या मर जाएगा? अब क्या हो जाएगा? इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। अभी तक मैंने प्लांट का इस्तेमाल नहीं किया। अभी मैंने केवल दो चीज बताया आपको। एक तो बैक्टीरिया के बारे में बताया, दूसरा किसके बारे में बताया आपने? इंसेक्ट। यानी बैक्टीरिया जो है वो कैसे इंसेक्ट को मार रहा है, उसकी ये पूरी मैकेनिज्म्स है। अब इसी मैकेनिज्म को हम इस्तेमाल करेंगे अपने प्लांट को इंसेक्ट से बचाने के लिए। क्लियर हुआ? अरे बोलो ना यार, फिर से बताओ। बैक्टीरिया के पास क्या है? क्या बनाता है वो? प्रोटीन क्रिस्टल बनाता है। प्रोटीन क्रिस्टल के अंदर क्या है? प्रोटीन है। कौन सी? इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। तो अगर इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर है तो बैक्टीरिया क्यों नहीं मरता? कि वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो एक्टिव कब होगा? जब इस प्रोटीन को कौन खा लेगा? इंसेक्ट खाएगा। जब इंसेक्ट खाएगा तो इंसेक्ट के गट में तो जाएगा ना। और इंसेक्ट के गट में जो मीडियम होता है वो पीएच होता है कैसा? अल्कलाइन। कैसा होता है? अल्कलाइन पीएच। और अल्कलाइन पीएच पर ये इनएक्टिव वाला जो प्रोटीन होता है वो एक्टिव हो जाता है। और जब एक्टिव होगा तो किस तरह काम करेगा? इन द फॉर्म ऑफ द टॉक्सिन। और टॉक्सिन होगा तो अब इंसेक्ट क्या हो जाएगा? मर जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि बीटी टॉक्सिन जो प्रोटीन होती है ये इनएक्टिव फॉर्म में होती है बैक्टीरिया के अंदर, ये एक्टिव किस पीएच पर होती है? एल्कलाइन पीएच पर होती है। और ये एल्कलाइन पीएच किसका? बैक्टीरिया का होगा या इंसेक्ट का होगा? इंसेक्ट का होगा। इंसेक्ट के किस पार्ट का होगा? गट का होगा। और लिख लीजिए आप मिड गट का होगा। किसका होगा इसका? मिड गट का। अभी केवल आपने बैक्टीरिया पढ़ा है। बैक्टीरिया को मार रहा कौन? सॉरी, इंसेक्ट को कौन मार रहा है? बैक्टीरिया मार रहा है। अभी मैंने इस जीन को निकाला नहीं बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया के अंदर है। निकालूंगा इसे, मैं प्लांट में ट्रांसफर करूंगा, तब प्लांट इंसेक्ट की तरह काम करेगा। ठीक है ना। हाँ, इंसेक्ट प्रोटीन नहीं खाएगा, इंसेक्ट प्लांट के पार्ट को खाएगा। प्लांट के पार्ट के अंदर वो टॉक्सिन होगा जो खुद ब खुद एक्सप्रेस करेगा। अब आगे बढ़े? हाँ, कैसे होगा ना। अब आगे बढ़ते हैं, तुम्हें समझाते हैं पूरा का पूरा। चलो चलो पूरी मैकेनिज्म समझो आप। अभी बताओ, आपके पास जो प्लांट है, प्लांट का नाम क्या है? कॉटन है। कौन सा प्लांट है? कॉटन, रुई का प्लांट है। इसको कोई ना कोई इंसेक्ट क्या कर रहा है? नुकसान कर रहा है। मान लेते हैं कि बर्डवर्म ही क्या है, इसको नुकसान कर रहा है। इसके बर्ड में छेद कर दे रहा है जिससे कि रुई का प्रोडक्शन क्या हो जा रहा है? कम से
कम हो जा रहा है। इतना क्लियर ना? अभी देखो, कॉटन प्लांट है, नॉर्मल प्लांट है, ये मैं मान लेता हूं अभी कैसा है, ये नॉर्मल प्लांट है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। क्लियर है इतनी बात है? नॉर्मल प्लांट है तो बताओ ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट है या इंसेक्ट इसको नुकसान कर दे रहा है? इंसेक्ट इस पर नुकसान कर रहा है, बोले तो डिजीज काज कर रहा है। क्लियर ना? अब हमें क्या पता चला कि ये एक मैकेनिज्म चलती है जिसकी वजह से आप इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरिया। इतना क्लियर हुआ? चलो, अभी होता क्या है, चलो यहां पे देखते हैं हो क्या रहा है। ये आपके पास प्लांट है, मान लेते हैं कॉटन का प्लांट है ये। इस कॉटन के प्लांट पर ये इंसेक्ट आता है और इंसेक्ट करता क्या है, इसके बर्ड के अंदर छेद कर देता है जिससे कि इसका प्रोडक्शन किया जाता है कम से कम। इतना समझ में आया? अब करेंगे क्या हम? करें ठीक है, हाँ बढ़िया है, ऐसे पढ़ो। अब हम क्या करेंगे, हमें इतना पता है कि इस बैक्टीरिया के अंदर जो जीन है, इस जीन को निकाला आपने, इस जीन को आपने यहां से निकाल लिया, ये आपने जीन निकाला, निकालने के बाद में इस पे क्या किया आपने, वेक्टर पर लोड किया। अरे बोलो यार, हाँ वेक्टर क्या होता है? एक चैप्टर चला गया, कह रहे वेक्टर क्या होता है। वेक्टर वो जो कि जीन को ट्रांसफर करता हो। हाँ, ट्रैक्टर नहीं बोल रहे यार, वेक्टर लिख रहे हैं भाई। हाँ, आप समझ लो। ये जीन कहाँ था बताओ, जीन कहाँ था, ये बैक्टीरिया के अंदर था, यहां से आपने जीन को निकाला। अच्छा बताओ, अब क्वेश्चन बताओ, बैक्टीरिया से अगर आपको जीन निकालना है तो बैक्टीरिया के ऊपर कौन सा एंजाइम डालोगे आप? सबसे पहले आप किसी सेल से जीन को तो आइसोलेट करोगे ना, और आइसोलेशन करने के लिए आप एंजाइम डालते हो। कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम एंजाइम। कुछ नहीं याद आया? हाँ नहीं यार, रुको पहले तो, बैक्टीरिया की सेल से जीन निकालने के लिए आप आइसोलेशन इस्तेमाल करोगे, और आइसोलेशन में कौन सा एंजाइम डालोगे आप? अरे बोलो, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम से आपको
एक दूसरे में म्यूचुअल इंडक्टेंस पैदा करते हैं और दोनों की करंट जैसे इसमें करंट ऐसे फैलेगी तो इसकी वजह से इसमें